हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपना इंडियन एविडेंस एक्ट का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर में हम लोग अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर में हम क्या कौन कौन से सेक्शन है और सेक्शन 2 से लेकर 55 तक को एक बार समझ चुके हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है। लेकिन मैं इस चीज़ को बीच में रोकते हुए आज आपको एक पहला क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्वेश्चन विथ आंसर कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इज़ एविडेंस, मतलब एविडेंस मतलब साक्ष्य क्या है। डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स, और इसके विभिन्न प्रकार हमको बताने, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ एविडेंस है वो पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो हमको पता होना चाहिए। और अब ये क्वेश्चन मैं अब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, तो हमको सारी चीज़ें क्लियर है। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि हमने सेक्शन 3 जो पढ़ा था, सेक्शन 3 में जो सब क्लॉसेस में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, वो अब हमको यहाँ पे काम में आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिनॉप्सिस हम क्या क्या लेने वाले हैं इसमें। तो इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, मीनिंग मतलब अर्थ या आशय भी आप इसको बोल सकते हो। फिर हम देंगे डेफिनेशन एविडेंस की, और फिर हम देंगे काइंड्स या टाइप्स ऑफ एविडेंस। काइंड्स मतलब क्या होता है, प्रकार। डेफिनेशन मतलब होता है परिभाषा, काइंड्स मतलब प्रकार, और टाइप्स मतलब भी प्रकार होते हैं कि साक्ष्य के प्रकार कौन कौन से हैं या कौन कौन से प्रकार के साक्ष्य हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इंडिया में पहले जब इंडियन एविडेंस एक्ट बना, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का एक्ट है। और उस समय अपने इंडिया में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, और इंडिया में कोई पर्टिकुलर कोडिफाइड लॉ नहीं था इसके लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो है उनको दिक्कत आती थी, कोर्ट चलाते थे वो, क्योंकि तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर भी बन चुका था और कई सारे रिफॉर्मेशन कोर्ट वाले इंडिया में हो चुके थे। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो सबसे पहली बात क्या हुआ, इन इंडिया द लॉ ऑफ एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ द सिस्टम दैट इज सिविल एंड क्रिमिनल। जो इंडिया में इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, मतलब भारत में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दोनों ही सिस्टम के लिए। कौन कौन से, चाहे वो सिविल सिस्टम हो या क्रिमिनल सिस्टम हो, मतलब सिविल लॉ के लिए भी और क्रिमिनल लॉ के लिए भी। सिविल मतलब होता है दीवानी लॉ, दीवानी विधि इसको हम हिंदी में बोलते हो। क्रिमिनल मतलब होता है आपराधिक विधि। तो एविडेंस तो दोनों के लिए एक तरीके से ही दिया जाता है, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो। द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब जब ये एक्ट बनाया गया था, तब बनाते समय, इज नॉन एज द पाथ ब्रेकिंग जुडिशियल मेजर इंट्रोड्यूस इन इंडिया विच चेंज द एंटायर सिस्टम ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो ये जो एक्ट बनाया, इस एक्ट के कारण क्या हुआ, इंडिया की मतलब भारत का पूरा जो न्यायिक व्यवस्था है, इंडिया की जो जुडिशरी है पूरी, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। और उसने इस एक्ट ने इन सब इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, उसको बदल के रख दिया। द होल जुडिशियल सिस्टम गेट चेंज आफ्टर द इनेक्टमेंट, मतलब पूरा जुडिशियल सिस्टम ही क्या हो गया था, चेंज हो गया था इस एक्ट के बाद, इंडियन एविडेंस एक्ट के बाद। ठीक है, बिकॉज फॉर देयर वॉज नो कोडिफाइड रूल और सेट अप रूल एंड रेगुलेशन फॉर टेकिंग एविडेंस। क्यों हुआ ऐसा, क्यों चेंज करके रख दिया, क्योंकि जब इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं था, तो उसके पहले इंडिया में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, कोई संहिताबद्ध विधि नहीं थी साक्ष्य लेने के लिए। टेकिंग एविडेंस मतलब साक्ष्य लेने के लिए भारत में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, मतलब कोई संहिताबद्ध विधि नहीं थी इंडियन एविडेंस एक्ट से पहले। तो इसीलिए इसने भारतीय न्याय व्यवस्था का पूरा स्वरूप ही बदल के रख दिया, पूरा जुडिशियल सिस्टम चेंज कर दिया। दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स ने बनाया है, और तो वो उसमें जो है इंग्लिश लॉ की झलक आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, इसमें जो है हम आप जो चीज़ें हैं और ऐड कर सकते हो। ये एग्जॉस्टिव नेचर का है कि आपको जो ऐड करना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हो। वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर वाज इन 2010, मतलब हमको ये कि ये एग्जॉस्टिव नेचर का है, मतलब इसमें और चीज़ें जोड़ी जाती है, ये हमको कब देखने को मिला इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो 2010 में, मतलब 2010 में हमको ये बात देखने को मिली, व्हेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट केम।
मतलब जब क्या आया, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम आया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, मतलब सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम बोलते हैं उसको, वो आया प्रभाव में। तब उसके बाद हमको पता चला कि हाँ, हम इंडियन एविडेंस एक्ट में और भी जो चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो हमने जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है वो किस तरीके से लिए जाएंगे, या जब IT एक्ट में कोई क्राइम होगा तो उसकी एविडेंस, IT एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जब कोई क्राइम होगा उसके अकॉर्डिंग, तो उसकी एविडेंस किस तरीके से ली जाएगी, वो चीज़ें भी हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में डाला है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग। तो मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो द वर्ड एविडेंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एविडेर। तो जो एविडेंस वर्ड है, मतलब जो साक्ष्य वर्ड है, वो इंग्लिश का जो साक्ष्य शब्द है, इंग्लिश का साक्ष्य शब्द लैटिन भाषा के शब्द एविडेर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्लियरली और टू प्रूव, मतलब साफ साफ दिखाना। क्या दिखाना? क्लियरली, मतलब स्पष्ट रूप से, और प्रूव करना, मतलब अगर कोई चीज़ है तो उसको बिल्कुल, कोई फैक्ट है उसको क्या करना? प्रूव करना, साबित करना। ठीक है, तो साफ तरीके से दिखाना और साबित करना, इसका मतलब होता है। द इंडियन एविडेंस एक्ट इज लेक्स फोरी। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है लेक्स फोरी लॉ है। ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए जो ऑप्शन क्लिक करना है, लेक्स फोरी करना है। लेक्स फोरी का मतलब होता है कोर्ट की अपनी विधि, कोर्ट का अपना लॉ, कोर्ट के अपने नियम। ठीक है, कि क्योंकि ये पूरा जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग में काम आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब कैसे चलेगी, कोर्ट कैसे चलेगी, और एविडेंस लेने का तरीका क्या होगा, वो कोर्ट तय करती है। इसीलिए यहाँ पे जो बात आई है वो लेक्स फोरी की आई है। ठीक है, तो लॉ विच मीन्स लेक्स फोरी, इंडियन एविडेंस एक्ट इज लेक्स फोरी लॉ विच मीन्स द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द प्रोसीडिंग इज बीइंग टेकन, मतलब जहाँ पे प्रोसीडिंग ली जा रही है, कार्रवाई जहाँ पे चल रही है। दिस एक्ट अप्लाइज टू ओनली द कोर्ट प्रोसीडिंग। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एक्ट है वो सिर्फ काय पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ अप्लाइड होता है, किस जगह पे एप्लीकेबल होता है, मतलब लागू होता है कोर्ट की प्रोसीडिंग पे। कोर्ट की प्रोसीडिंग मतलब जो न्यायालय है, न्यायालय की जो प्रक्रिया है, उस न्यायालय की प्रक्रिया पर ये लागू होता है। लॉ ऑफ एविडेंस इज प्रोसीजरल लॉ। ये कौन सा लॉ है? प्रोसीजरल लॉ है पूरी तरीके से। वैसे देखा जाए तो प्रोसीजरल लॉ क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, और सब्सटेंशियल लॉ क्या होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ। लेकिन आप एक बार फिर भी समझ लीजिए कि प्रोसीजरल लॉ इसलिए क्योंकि इसमें एविडेंस लेने की प्रोसीजर बताई गई है, कि पूरा प्रोसीजर जो है एविडेंस लेने का वो क्या होगा, इसलिए प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन इसका एक सेक्शन इसको सब्सटेंटिव बनाता है। सेक्शन 115 टू 117 में एस्टॉपल दे रखा है। एस्टॉपल मतलब होता है विबंध। तो जो विबंध वाला जो चैप्टर है वो इसको क्या बनाता है? सब्सटेंटिव लॉ भी बनाता है। तो एक्सेप्शन में ये चीज़ आती है कि इंडियन एविडेंस एक्ट वैसे तो प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसका जो चैप्टर है स्टॉपल वाला, सेक्शन 115 से लेकर 117 तक, वो इसको क्या बनाता है? सब्सटेंशियल भी बनाता है। मतलब सब्सटेंशियल मतलब अगर अपन बात करें तो मौलिक लॉ भी बनाता है। वैसे ये प्रक्रियात्मक विधि है। तो आई होप आप लोगों को मीनिंग भी समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे टेलर की। तो टेलर महोदय क्या बोलना चाह रहे हैं? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल फैक्ट्स। मतलब एविडेंस क्या होता है? एविडेंस का मतलब होता है और उसमें शामिल होते हैं ऑल फैक्ट्स, मतलब सारे फैक्ट्स। फैक्ट मतलब तथ्य, वो सारे तथ्य एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट। किसको छोड़ के? आर्ग्यूमेंट को छोड़ के। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है? जब अपन बहस करते हैं, बहस को छोड़ के। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना। तो एविडेंस में मतलब जो है साक्ष्य में वे सब तथ्य शामिल होते हैं साक्ष्य को छोड़ के, या साक्ष्य को सिवाय भी आप आर्ग्यूमेंट को छोड़ के। आर्ग्यूमेंट मतलब जो दलीलें दी जाती है उन दलीलों को छोड़कर। विच टेंस टू प्रूव और डिसप्रूव एनी मैटर, जो कि जिसमें क्या किया जाता है? किसी भी मैटर को या तो प्रूव किया जाता है, डिसप्रूव किया जाता है। हम पढ़ चुके हैं अपना, जब अपन सेक्शन पढ़ रहे थे तो सेक्शन 3 में हम प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव भी पढ़ चुके हैं। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे बताइए। विच अंडर इंक्वायरी इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो कि काय में रहता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग की इंक्वायरी जब चलती है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो मैटर जुडिशियल प्रोसीडिंग जब चल रही होती है और उसमें जो इंक्वायरी से रिलेटेड फैक्ट होते हैं उन फैक्ट के ऊपर पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट चलता है। ये बात कह रहे हैं टेलर महोदय। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 3 की डेफिनेशन। तो सेक्शन 3 की अगर अपन बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो सेक्शन 3 में एविडेंस वर्ड को सिर्फ ये नहीं बताया कि एविडेंस का मतलब क्या होता है, वहाँ सिर्फ बता दिए एविडेंस के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप बता दिए हमने? ओरल बता दिया है और डॉक्यूमेंट्री बता दिया है। तो बस ये 2 तरीके बता के और उनने जो एविडेंस की डेफिनेशन को ख़त्म कर दिया कि ओरल में ये चीज़ें आएगी और डॉक्यूमेंट्री में क्या आएगा। तो यहाँ पे
आप देख रहे हैं पहला पॉइंट मैंने लिखा है, ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस, मतलब वो सारे स्टेटमेंट मतलब बयान आएंगे और वो सारी चीज़ें जो कोर्ट परमिट करती है विटनेस बयान देने के लिए या गवाही देने के लिए इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, और किस मैटर पर, जो फैक्ट है उन जिन फैक्ट के ऊपर क्या चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, मतलब जांच चल रही है उनके लिए। सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस, तो ये जो स्टेटमेंट कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आके देगा वो कौन सा एविडेंस कहलाएगा, ओरल एविडेंस कहलाएगा। फिर उसके बाद सेकंड में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताया इनने, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इनने किनको शामिल किया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ एविडेंस। तो टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ एविडेंस की अगर अपन बात करें तो उसके पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ क्लास में कि इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल 167 सेक्शन है जो कि 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और 3 पार्ट में इनको अलग अलग डिवाइड किया है, मतलब 167 11 चैप्टर और 3 पार्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में आते हैं, ठीक है। ये पूरा मिलके इंडियन एविडेंस एक्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स और टाइप्स ऑफ एविडेंस, जिसके लिए हम इस आंसर को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट एविडेंस दे रखा है, इनडायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दे रखा है अपन ने, रियल एविडेंस दे रखा है, पर्सनल एविडेंस दे रखा है, ओरिजिनल एविडेंस है, हियरसे एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस है, ओरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जुडिशियल एविडेंस है, नॉन जुडिशियल एविडेंस है। तो आइए इनको डिस्क्राइब करते हैं हम। डायरेक्ट एविडेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष साक्ष्य। नाम से समझ में आ रहा है कि जो डायरेक्ट दिया जा सके, डायरेक्ट उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सके जिसने उस फैक्ट के बारे में जानकारी हो या जिसने उस फैक्ट को देखा हो। तो देखते हैं अपन, इट इज़ नॉन एज पॉजिटिव एविडेंस, इसको पॉजिटिव एविडेंस के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसका अदर नेम है डायरेक्ट एविडेंस का, ठीक है। पॉजिटिव एविडेंस मतलब सकारात्मक साक्ष्य भी हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। गिवन बाय डायरेक्ट विटनेस, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, डायरेक्ट विटनेस द्वारा। डायरेक्ट विटनेस मतलब प्रत्यक्ष साक्षी द्वारा दिया जाता है, या आई विटनेस भी बोल सकते हो, मतलब चश्मदीद गवाह को आई विटनेस बोला जाता है। तो डायरेक्ट विटनेस मतलब प्रत्यक्ष साक्षी और आई विटनेस मतलब चश्मदीद गवाह। इस कॉल डायरेक्ट विटनेस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट विटनेस बोलते हैं, मतलब प्रत्यक्ष साक्ष्य, इसीलिए इसको बोलते हैं। डायरेक्ट एविडेंस इज द टेस्टिमोनी, डायरेक्ट एविडेंस मतलब जो प्रत्यक्ष साक्षी क्या है, टेस्टिमोनी, गवाही है। टेस्टिमोनी मतलब क्या होता है, गवाही ऑफ अ विटनेस ऑफ द एक्सिस्टेंट और नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन इशू, मतलब जो कि गवाही होती है, किस चीज़ की गवाही होती है, जो कि विटनेस द्वारा मतलब गवाह द्वारा दी जाती है किसी भी तथ्य की एक्सिस्टेंस के बारे में, मतलब मौजूदगी के बारे में, और नॉन एक्सिस्टेंस मतलब गैर मौजूदगी के बारे में, जो कि किससे हो सकता है, रिलेवेंट फैक्ट का भी हो सकता है और फैक्ट इन इशू से भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट में फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट पे ही पूरा केस चलता है, ठीक है। इट इज़ एविडेंस ऑफ फैक्ट एक्चुअली प्रिसीव्ड बाय विटनेस विथ वन ऑफ हीज ऑन सेंस। अब ये भी मेन बात है इसमें अंडरलाइन करने वाली कि इसकी खुद की सेंस, ऑन सेंस, अपनी खुद की सेंस से उसको पता होता है और उन फैक्ट को वो प्रूव या डिसप्रूव करता है, और उन फैक्ट के बारे में वो क्या बताता है, उनकी एक्सिस्टेंट या नॉन एक्सिस्टेंट बताता है अपनी खुद की ऑन सेंस से, मतलब अपने खुद के द्वारा, इसीलिए इसको डायरेक्ट बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ए इज ट्राइड टू सेटिंग फायर टू द हाउस, मतलब ए क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है आग जलाने की किसी के घर को। बी डिस्पोज दैट ही सॉ ए सेटिंग फायर, मतलब बी ने क्या करा, डिस्पोज कर दिया कि ए क्या कर रहा था, मतलब आग जलाने की कोशिश कर रहा था। बी इज़ आई विटनेस, तो यहाँ पे बी क्या कहलाएगा, आई विटनेस कहलाएगा, मतलब चश्मदीद गवाह होगा, क्योंकि उसने उसकी खुद की ऑन सेंस से, उसकी खुद की चेतना से, उसके खुद के द्वारा ये चीज़ देखी गई थी और वो डायरेक्ट आके बता रहा है, इसीलिए इसका नाम डायरेक्ट विटनेस है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की। इनडायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब होता है अप्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य। ये डायरेक्ट एविडेंस का अपोजिट है, कि नाम से हमको समझ में आ रहा है कि इन केस, मतलब कुछ मामले ऐसे होते हैं इन केस वेयर डायरेक्ट एविडेंस इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पे कि प्रत्यक्ष साक्ष्य अवेलेबल नहीं होते, मतलब उपस्थित नहीं होते, या जहाँ पे प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकते, ऐसी जगह पे देन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैन बी रिस्टोर्टेड टू। तो वहाँ पे क्या, किसकी उपस्थिति होती है, किसको लाया जाता है, या किसकी आवश्यकता होती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब परिस्थितिजन्य साक्ष्य की ज़रूरत होती है और वहाँ पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ पे उसको लाया जाता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज दैट
विच टेंड्स टू एस्टेब्लिश फैक्ट इन इशू बाय प्रूविंग अनदर फैक्ट। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं, किसके संबंध में होते हैं, इस्टेब्लिश कब किए जाते हैं, मतलब उनको कब स्थापित किया जाता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य को, जब हमको प्रूव करना होता है कोई फैक्ट और जो रिलेटेड हो किसी दूसरे फैक्ट से। ठीक है, तो हम किसी एक रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हम आपने पढ़ा था, तो जब कोई फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से रिलेवेंट है और हम उस रिलेवेंट वाले फैक्ट को भी अगर प्रूव कर देते हैं तो वो फैक्ट अपने आप ये माना जाता है कि हाँ ये बात जो है ये जिस फैक्ट की एक्सिस्टेंस या नॉन एक्सिस्टेंस की मेन बात हो रही है वो वास्तव में है। ठीक है, तो उस रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट मतलब उस रिलेवेंट फैक्ट से वो बात भी प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बात आ रही है। नॉट इट सेल्फ कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश दैट फैक्ट अफोर्ड दिस इन्फ्लुएंस एज टू द एक्सिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात होती है वो एक्सिस्टेंट और नॉन एक्सिस्टेंस की बात होती है, जो कि हम किसके बिहाफ पे कर लेते हैं, जो रिलेवेंट फैक्ट है उसके आधार पे। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है या इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, कि आपने खुद वो चीज़ होते हुए नहीं देखी, आपने सिर्फ क्या देखा है, वो परिस्थितियाँ देखी है। तो उस परिस्थिति को देख के आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, तब उसको हम बोलते हैं हमने डायरेक्ट नहीं होते हुए देखी, हम अनुमान के आधार पे दे रहे हैं जो हमने अनुमान किया। सपोज कीजिए कि कहीं पे कोई आप रोड पे जा रहे हो गाड़ी लेके, रोड पे कोई इंसान पड़ा हुआ है और उसको ब्लड पड़ा हुआ है और उस इंसान की सांसें जो हैं वो अब नहीं चल रही है, तो आप ये देख के बता सकते हो कि यहाँ पे कोई घटना ज़रूर हुई है, चाहे वो एक्सीडेंट से हुआ हो या उसको क्या किया हो, किसी ने मारा हो। जब तो ये चीज़ें जब कोर्ट में आती है, केस चलता है, तो आप ये बता सकते हो परिस्थितियों को देख के कि हाँ आपने ये चीज़ ऐसे देखी थी और हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, या तो किसी ने मारा होगा अंदाज़ा लग जाता है, या फिर इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, हो सकता है डिवाइडर से टकराया हो। तो आप इस तरह की जब बातें करते हैं तो वो काय में आएगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आएगा या इनडायरेक्ट एविडेंस में इसीलिए आएगा क्योंकि आपने डायरेक्ट नहीं देखा है कि वो टकराया था या उसको किसी ने गिराया था या उसका एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। रियल एविडेंस। रियल एविडेंस मतलब होता है वास्तविक साक्ष्य, नाम से समझ में आ रहा है, वास्तविक मतलब रियल है। तो ये काय पर आधारित होता है, ये मटेरियल एविडेंस भी आप इसको बोल सकते हो। मटेरियल एविडेंस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमको क्या मिलता है, जो फैक्ट है वो मेन हमको मिलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मटेरियल। मतलब हमको इसमें वो वस्तु मिलती है, वो औजार मिलता है जो कि क्राइम में यूज़ हुआ है, इस तरीके से। तो रियल और मटेरियल एविडेंस इज द एविडेंस ऑफ फैक्ट ब्रॉड टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट, जो कि कोर्ट के संज्ञान में लाया जाता है बाय इंस्पेक्शन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्योंकि मटेरियल एविडेंस इसीलिए बोला है क्योंकि फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। जो फिजिकल मतलब जो उपस्थित ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है जो कोर्ट के सामने पेश की जाए, कोर्ट की इंक्वायरी के लिए, कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, कोर्ट के निरीक्षण के लिए। सपोज करो कि किसी ने बोला, किसी के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने इसकी गोली मारकर हत्या की, तो वो जो गोली मारी है तो उसका जो छर्रा होता है वो, या वो पिस्टल और वो सब चीज़ें कोर्ट में जब पेश की जाती है तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट कहलाती है, इसीलिए उसको मटेरियल एविडेंस बोला है। और मटेरियल एविडेंस को रियल एविडेंस भी बोला है क्योंकि रियल प्रूफ है कि हाँ यही वो बंदूक थी या यही वो पिस्टल थी जिससे कि गोली चली थी। तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। ऑब्जेक्ट एंड नॉट बाय इन्फॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम द विटनेस और डॉक्यूमेंट, मतलब वो डायरेक्ट हम क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट ही ले जाकर देते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट, ना तो यहाँ पे विटनेस की बात होती है ना डॉक्यूमेंट की बात होती है, इसीलिए हम इसको रियल बोलते हैं। जैसे कि स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई अगर चुराई हुई संपत्ति भी लाके आप कोर्ट में पेश कर देते हो तो वो क्या होगी, वो क्या हो गया, मटेरियल एविडेंस में इंक्लूड हो गया, या आपका रियल एविडेंस बोला जाएगा, या कोई भी वेपन। ठीक है, अब हम चलते हैं पर्सनल एविडेंस। तो पर्सनल एविडेंस नाम से समझ में आ रहा है, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत साक्ष्य, अपन इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत साक्ष्य। पर्सनल एविडेंस इज एन ओरल टेस्टिमोनी। पर्सनल एविडेंस क्या होती है, एक मौखिक गवाही होती है ऑन द विटनेस, किसकी, साक्षी की। साक्षी की मौखिक गवाही को पर्सनल एविडेंस बोला जाता है, विच इज अफोर्डेड बाय ह्यूमन एजेंट बाय वे ऑफ डिस्क्लोजर और बाय वॉलंटरी साइन। मतलब ये पर्सनल एविडेंस में क्या होता है, व्यक्ति अपने खुद के नॉलेज में, उसके खुद के संज्ञान में कोई बात होती है और उस बात को जब वो कोर्ट के सामने रखता है तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एविडेंस। फॉर एग्जांपल कि मान लो किसी का क्लर्क है, तो क्लर्क मोस्टली देखता है कि उसका मालिक किस तरीके से साइन करता है या किस तरीके से जो है चीज़ें लिखता है, तो उसके कभी इसके मालिक से के साइन को प्रूफ करवाने की ज़रूरत हुई तो वो व्यक्ति जो कि क्लर्क है उसके मालिक के साइन को प्रूफ अगर करता है तो पर्सनल एविडेंस में आएगा, क्योंकि उसने जनरली ऐसा साइन करते हुए अपने मालिक को देखा है, तो वो उसकी पर्सनल
बात है और वो उसको उसका पर्सनल नॉलेज है जो कि वो कोर्ट को बता रहा है। तो ये हो गया पर्सनल एविडेंस। अब हम आगे चलेंगे ओरिजिनल एविडेंस। ओरिजिनल एविडेंस मतलब होता है मूल साक्ष्य, मेन, मुख्य। तो ओरिजिनल एविडेंस इज दैट विच अ विटनेस रिपोर्ट्स हिमसेल्फ टू हैव सीन और हर्ड थ्रू द मीडियम ऑफ हिज ओन सेंस। ये डायरेक्ट एविडेंस जैसा ही है कि यहाँ पे ओरिजिनल एविडेंस का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति ने उसके खुद के द्वारा कुछ देखा या सुना है उसके सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं अपने 5, वही उन किसी एक सेंस ऑर्गन्स के द्वारा या तो उसने सुना है या देखा है। एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है, यहाँ पे ए सेज दैट ही सॉ बीज मर्डर। तो ए बोल रहा है कि उसने बी का मर्डर होते देखा है, सी विथ अ स्वार्ड को काय से तलवार से देखा है। तो यहाँ पे जो ए हुआ है वो कौन हुआ है, उसने जो बात बोली है वो ओरिजिनल एविडेंस है क्योंकि उसने डायरेक्ट ये चीज़ देखी है यहाँ पे। ठीक है, देखी है तो देखी किससे देखी है, अपनी खुद की सेंस से देखी है। अब आता है हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस मतलब होता है सुनी सुनाई साक्ष्य। सुनी सुनाई साक्ष्य मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात हो रही है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने कोई बात सुनी है और वो कोर्ट में आके बता रहा है, ना तो उसने खुद देखा है ना उसने किसी तीसरे पर्सन से वो बात करते हुए बात सुनी है। हियर से एविडेंस जो होता है वो इतना वैल्यूएबल नहीं होता है, उसकी जो सच्चाई है वो थोड़ी सी कम होती है और उस पर विश्वास जो है वो कम विश्वसनीय होते हैं हियर से एविडेंस। इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी हम पढ़ेंगे आगे। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेकेंड हैंड और अनओरिजिनल एविडेंस। हियर से एविडेंस का जो दूसरा नाम है, हियर से एविडेंस का जो दूसरा नाम है, सुनी सुनाई साक्ष्य का जो दूसरा नाम है वो है सेकेंड हैंड एविडेंस भी आप इसको बोल सकते हो। और सेकेंड हैंड एविडेंस मतलब द्वितीय हाथ का साक्ष्य भी आप इसको बोल सकते हो, या अनओरिजिनल एविडेंस भी आप बोल सकते हो इसको। अनओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब क्या होता है, वास्तविक। तो अवास्तविक साक्ष्य भी हो गया ये। अ विटनेस इज मेरली रिपोर्टिंग नॉट वॉट he himself saw or heard but what he had learned in रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट थ्रू द मीडियम ऑफ थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे वही थर्ड पार्टी की बात आ गई, जैसा कि मैंने बताया था। तो उसने खुद ने होते हुए या सुनते हुए नहीं देखा है, खुद ने डायरेक्ट नहीं सुना है या डायरेक्ट नहीं देखा है, उसने किसी तीसरे पर्सन से ये बात सुनी है देखी है। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है, तीसरे पर्सन की बात सुनी है, तभी तो नाम आ रहा है सुनी सुनाई साक्ष्य। ठीक है, यहाँ पे हियर से एविडेंस इज नॉट एविडेंस एंड इट इज़ नॉट एडमिसिबल। तो यहाँ पे इसकी एडमिसिबल के बारे में क्वेश्चन आता है, तो उसके कुछ एक्सेप्शन है, हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है हमारा प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मतलब प्राथमिक साक्ष्य। तो ये जो बात हो रही है वो डॉक्यूमेंट की खुद की बात हो रही है। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब जब डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट खुद प्रस्तुत किया जाता है अपने खुद के इंस्पेक्शन के लिए, तब वो होता है प्राइमरी एविडेंस। जैसे सपोज करो कि कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कागजात या कोई रजिस्ट्री हो गई या कोई विल हो गई, जब कोर्ट में डायरेक्ट पेश की जाती है ओरिजिनल, तो वो क्या कहलाती है, प्राइमरी एविडेंस कहलाती है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 62 में इसको डिफाइन किया है। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है कि जब प्राइमरी एविडेंस में जो मेन जो ओरिजिनल कॉपी है जो कि कोर्ट की इंक्वायरी के लिए पेश की जा रही वो नहीं मिलती, तब हम उसका सब्स्टिट्यूट कोई उसका विकल्प जब मौजूद करवाते हैं, विकल्प लाते हैं उसी का, तो फिर वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी एविडेंस कहलाती है। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स इन्फीरियर और सब्स्टिट्यूट एविडेंस विच इटसेल्फ इंडिकेट दैट एक्सिस्टेंस ऑफ मोर ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कि ये क्या है, केवल जो ओरिजिनल था उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसका ओरिजिनल के सोर्स का एक प्रोफार्मा है, एक साधन है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो 63 में दे रखा है। सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन इन द अब्सेंस ऑफ द बेटर मतलब सेकेंडरी एविडेंस देना कब उचित होता है, जब प्राइमरी एविडेंस किसी भी तरीके से मिल नहीं रहा हो तब। ठीक है, और सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सर्कमस्टेंसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। मतलब इसकी ग्राह्यता उचित नहीं है, लेकिन फिर भी सेक्शन 65 में वो परिस्थितियाँ दे रखी है जिन परिस्थितियों में आप सेकेंडरी एविडेंस जो है दे सकते हो। मतलब सेक्शन 65 में या धारा 65 में वो परिस्थितियाँ बताई गई कि आप किन किन परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। ठीक है, वैसे जहाँ तक ज़रूरत है सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, सबसे सुपीरियर एविडेंस कौन सा होता है, प्राइमरी एविडेंस। ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस मतलब क्या होता है, मौखिक साक्ष्य। नाम से समझ में आ रहा है। ऑल स्टेटमेंट मतलब जितने भी बयान है विच द कोर्ट परमिट्स, जिनको कोर्ट क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है अपने सामने बोलने के लिए और इंक्वायरी के लिए, टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन
टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस, जो कि मौखिक रूप से आके कोर्ट में बता रहे हैं उस किसी फैक्ट के बारे में कि ये फैक्ट है जो कि मैटर कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में कोई गवाह आके गवाही देता है तो वो ओरल एविडेंस कहलाता है। अब आता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या चीज़ें शामिल है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी से थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या चीज़ें, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। यहाँ पे जो बात हो रही है वो डॉक्यूमेंट की हो रही है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दे रखी है एविडेंस की, उस डेफिनेशन में जो डॉक्यूमेंट शब्द का उपयोग हुआ है उस डॉक्यूमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज का, तो वो दस्तावेज, तो दस्तावेज में क्या क्या शामिल है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वे सभी सूचना एवं प्रौद्योगिकी रिकॉर्ड भी इसमें आते हैं। प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन फॉर द कोर्ट सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए कोर्ट में पेश किए जाते हैं। वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई सेक्शन 3 में जो डिफाइन किया है, सेम वही चीज़ है। अगला हमारा आता है जुडिशियल एविडेंस। जुडिशियल एविडेंस मतलब होता है न्यायिक साक्ष्य। इट इज़ एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस इन प्रूव और डिसप्रूव ऑफ फैक्ट, मतलब जो कि न्यायालय के सामने एविडेंस पेश की जाती है कोर्ट में और न्याय के लिए प्रूव की जाती है, जिसको क्या करना है, न्याय के लिए प्रस्तुत की जाती है, जिनको क्या करना है, प्रूव या डिसप्रूव करना है उस फैक्ट को। ये कोई भी फैक्ट कोर्ट में आया है तो पूरा एविडेंस फैक्ट पे ही तो चलता है, तो उस फैक्ट को या तो प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है। द एक्सिस्टेंस ऑफ विच कम्स इन क्वेश्चन बिफोर देम, जो जिस प्रश्न की मौजूदगी, जिस तथ्य के कारण उस प्रश्न की मौजूदगी न्यायालय में आई है, तो उसको हम बोलते हैं जुडिशियल एविडेंस। कि क्या मर्डर इसी चाकू से हुआ है, क्या मर्डर इसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने किया है, या मर्डर जिस समय हुआ है उस समय क्या ये व्यक्ति वहाँ मौजूद था। तो जितनी भी बातें, जितने भी ये सब फैक्ट इन फैक्ट पे जितने भी क्वेश्चन अराइज होंगे और उन क्वेश्चन के आंसर के लिए जिन विटनेसेस को बुलाया जाएगा और वो उन फैक्ट के एक्सिस्टेंस या नॉन एक्सिस्टेंस की जब बात करेंगे तो वो सब पूरा क्या होगा, जुडिशियल एविडेंस होगा, मतलब न्यायिक साक्ष्य होंगे, क्योंकि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान दिए जा रहे हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दिए जा रहे हैं। अगला हमारा आता है नॉन जुडिशियल एविडेंस। नॉन जुडिशियल एविडेंस मतलब होता है गैर न्यायिक साक्ष्य। एविडेंस गिवन इन द प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर नॉट इन अ जुडिशियल कैपेसिटी, मतलब उस व्यक्ति के सामने, उस मजिस्ट्रेट या उस ऑफिसर के सामने जो बयान दिए जा रहे हैं जो कि जुडिशियल कैपेसिटी जिसमें नहीं है, मतलब जो न्यायिक प्रकृति की क्षमता जिसके पास नहीं है, बट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव वन, लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारी, वो न्यायिक अधिकारी नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी है। तो प्रशासनिक अधिकारी के सामने जब आप बयान देते हो तो वो नॉन जुडिशियल एविडेंस के अंतर्गत आता है, और जब हम जुडिशियल ऑफिसर के सामने देते हैं तो वो जुडिशियल एविडेंस में आता है। तो यहाँ पे बात हो रही है इज नॉन जुडिशियल एविडेंस। एग्जांपल दिया है यहाँ पे, एविडेंस इज प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, मतलब जब हम पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करते हैं, संस्वीकृति करते हैं किसी स्टेटमेंट की, तो फिर वो जो नॉन जुडिशियल एविडेंस में आती है। तो ये था टाइप्स ऑफ एविडेंस या काइंड्स ऑफ एविडेंस। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल बाय बाय।